नमस्कार बच्चों एंड वेलकम बैक टू दिस Q&A सीरीज जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट की जो किताब है ना एनसीईआरटी की उसके ऊपर निर्धारित है। अभी तक हम 5 चैप्टर को निपटा चुके हैं जैसे तैसे और समरीज वगैरह तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर अब बारी है चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर 6 मिचबिल द ऑटर। अगर आपको याद होगा तो ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है एक छोटे से ऑटर नाम के एक क्रीचर के बारे में, जिसको हमारे मैक्सवेल साहब जो है, जो कि इस पूरे चैप्टर के ऑथर हैं, वो जैसे तैसे प्लेन में बिठा के इंग्लैंड लेके आते हैं और इस पूरी जर्नी के दौरान ना क्या किस्से और क्या कहानियां, वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छे हैं। बट अब उसके ऊपर प्रश्न आएंगे जो कि अपने बोर्ड्स में आएंगे, तो हाँ आई नो इट कैन बी अ लिटिल इंटिमिडेटिंग, बट वी विल मेक श्योर दैट दीज क्वेश्चंस, दिस चैप्टर एंड एवरी अदर चैप्टर फ्रॉम द 12th grade will not be intimidating for you at all. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। What experiment did Maxwell think Camus Fiorina would be suitable for? अब हमेशा याद रखिएगा जब भी हम किसी क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं ना, तो आंसर को लिखना है ना हमें, तो क्वेश्चन को बहुत बखूबी और ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे कोई वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे यहां पे कैमस फियरना नाम का एक शब्द है जो कि शायद हमें याद ना हो, तो यहां पे हमें क्लैरिटी लानी होगी। कैमस फियरना बेसिकली एक जगह का नाम है। अब एक कैसी जगह है, तो यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑटर्स का जो एटीट्यूड होता है, उनकी जो प्रेफरेंसेस होते हैं हैबिटेट को लेके, वो क्या होता है। तो ऑटर्स जो होते हैं वो पानी को बहुत पसंद करते हैं और मार्शी एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं। तो कैमस फियरना नाम की जो जगह है ना, वो ऐसी ही जगह है जहां पे पानी वगैरह वो काफी पास पास है और वहां पे ऑटर्स के लिए एक बहुत ही बखूबी बेहतरीन सा हैबिटेट बन जाता है। तो व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमस फियरना वुड बी सूटेबल फॉर? तो कौन सा एक्सपेरिमेंट था ऑटर को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए कैमस फियरना नाम की ये जगह है जो है वो सूटेबल होती? आंसर, मैक्सवेल थिंक्स दैट ही विल कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। ही थिंक्स दैट कैमस फियरना वुड बी अ सूटेबल स्पॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट वाज रिंग्ड बाय वाटर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डोर। जो अभी मैंने हिंदी में बताया था बिफोर आई वाज रीडिंग दिस आंसर, ये सैंपल आंसर जो है, वही चीज को अंग्रेजी में यहां पे बता दिया गया है। तो मैक्सवेल हमारे ऑथर हैं इस ऑटर वाले चैप्टर के। वो सोचते हैं कि यार कुत्ता वुत्ता तो सब पालते हैं, हम ऑटर पालेंगे। तो यहां पे इंट्रोडक्शन के लिए, भूमिका बनाने के लिए उन्होंने पहली लाइन हमने यहां पे लिख दी कि सबसे पहले मैक्सवेल ने डिसाइड किया था एक टाइम पे कि डॉग्स या जो यूजुअल पेट्स होते हैं ना, उससे हट के एक ऑटर को पालेंगे, बिकॉज दिस विल गिव कंटेक्स्ट टू द रेस्ट ऑफ द आंसर। कि भैया एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहा था? बिकॉज द ऑथर डिसाइडेड कि वो ऑटर पालेंगे। वी हैव टू रिमेंबर दिस। अब भूमिका जब बन चुकी है, देन वी कम टू द एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट कि एक्सपेरिमेंट क्या था। ही थिंक्स दैट कैमस फियरना वुड बी अ सूटेबल स्पॉट, कि कैमस फियरना एक सूटेबल स्पॉट है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है इट इज रिंग्ड बाय वाटर। अब रिंग्ड बाय वाटर का मतलब है पानी, जो वाटर बॉडी है ना, वो पास में है। दैट इज ऑल इट मीन्स। इट्स अ फैंसी टर्म। ये लिखोगे तो क्या मिलेंगे? वोकैबुलरी के मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ऐसे वर्ड्स को हमें सरपास करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू कैन डेफिनेटली सिंप्लीफाई योर वर्ड्स, द यूजेज ऑफ द वर्ड्स यू वांट टू पुट इनटू योर आंसर, बट दैट डज नॉट मीन कि हम वोकैबुलरी वाले जो मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं ना, उस अपॉर्चुनिटी को हम स्किप कर दें। और आगे बढ़ते हुए, रिंग्ड बाय वाटर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डोर। तो मतलब जो घर था उसके पास ही में वो वाटर बॉडी थी जहां पे ऑटर को पालना वुड बी कंपैरेटिवली ईजियर। और यहां पे हमें पता चल गया कि भैया ये कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे और कैमस फियरना नाम की इस जगह में क्यों करना चाहते थे। ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो यू नो कि कमेंट सेक्शन आपका है, यू कैन गो देयर एंड पोस्ट योर डाउट्स ओवर देयर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज ही गो टू बसरा? हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई? सबसे पहले ही कौन है? सिंपल सी बात है, ही है हमारे यहां पे ऑथर, मैक्सवेल नाम है इनका। ठीक है, तो मैक्सवेल इज द ही इन दिस क्वेश्चन, तो ये प्रोनाउन मैक्सवेल साहब के लिए यूज किया गया है। आंसर, ही गोज टू द कॉन्सुलेट जर्नल इन बसरा। कहां जाते हैं? कॉन्सुलेट जर्नल इन बसरा। He travels there to pick up and respond to his European mail. दूसरा फैक्टॉइड, रिमेंबर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हमेशा याद रखना है कि कोई भी आंसर में ना कुछ बस कीवर्ड्स होते हैं। तो उन कीवर्ड्स को अगर हमने सिर्फ ध्यान में रख लिया ना, तो आजू बाजू की जो अंग्रेजी है ना, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से अगर हमने लिख दिया तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपके सामने कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जा रहा हूं एज आई रीड द आंसर। टू हिज यूरोपियन मेल, he waits there for 5 days. He starts with his mails which didn't reach him on time. Then he makes a telephone call. In those days, one had to book an appointment 24 hours prior to make an international call. On the first day, the telephone line did not work properly. On the second day, well, the next day, it did not work either because of a public holiday.
and after a tortuous wait of 5 days his mail finally arrives। कीवर्ड्स ये हैं। अब हम इस आंसर को और डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो ही की जगह आई वुड सजेस्ट कि आप यहां पे मैक्सवेल का नाम लिख दीजिए, आसान हो जाएगी चीजें, क्लैरिटी मिल जाएगी सामने वाला जो पेपर चेक करने वाला है उसको। तो कहां जाते हैं वो? कॉन्सुलेट जर्नल में जाते हैं जो कि बसरा में है। ही ट्रेवल्स देयर टू पिक अप एंड रिस्पॉन्ड टू हिज यूरोपियन मेल। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एक यूरोपियन मेल का वेट कर रहे, तो मतलब उनका कुछ पार्सल वार्सल आना होता है जिसका वो वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली 5 दिन तक वो वेट ही करते रह जाते हैं। दिस 5 days इज क्रिटिकल। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आप चैप्टर वगैरह पढ़ रहे हैं या फिर अभी रिवीजन का टाइम आ चुका होगा ऑलरेडी, तो जब भी हम रिवाइज कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि हमें जब भी नंबर्स आते हैं तो उसे याद रखना है, हमें नाम आते हैं तो उसे याद रखना है, पीपल प्लेसेस किसी भी प्रकार के। यहां पे हमें नंबर आ गया तो 5 दिन का वेट कर रहे थे। इट इज क्रिटिकल टू दिस आंसर। He starts with his mails which didn't reach him on time। हमने यहां पे फिर से भूमिका बना दी, तो मतलब आंसर की शुरुआत में हम एक फाउंडेशन सेट कर रहे होते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द आंसर। लॉन्ग आंसर्स में ये बहुत काम आता है। नाउ देन ही मेक्स अ टेलीफोन कॉल। उसके बाद हम बता रहे हैं कि नेक्स्ट व्हाट ही डज। अब टेलीफोन कॉल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज टेलीफोन कॉल नहीं लगने की वजह से ये 5 दिन का जो डिले था ना, दैट इज द रीजन। टेलीफोन कॉल नहीं लगना was the reason for this delay. Then he makes a telephone call. In those days, one had to book an appointment 24 hours prior to make an international call. यहां पे हमने एक और छोटा सा डिटेल दिया। उस समय आज के जमाने की तरह नहीं था जहां पे हमने व्हाट्सएप कॉल लगाया और कहीं पे भी दुनिया में किसी से भी बात कर ली। उस समय अगर हमें कोई भी इंटरनेशनल कॉल करना होता था ना, तो एटलीस्ट 24 घंटे पहले उस कॉल को बुक करना पड़ता था। देन वी कुड हैव मेड दैट कॉल। तो इन्होंने बुकिंग वगैरह सब कर ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द फर्स्ट डे द टेलीफोन लाइन डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। तो पहले दिन कोई टेक्निकल ग्लिच था, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो टेलीफोन पहले दिन काम नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर से ट्राई किया, फिर से काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक हॉलिडे आ गई वहां पे। और ऐसे करते करते निकल गए 5 दिन। और उसके बाद फाइनली ये 5 दिन बीतने के बाद उनका जो मेल है, उनका जो पार्सल होता है, वो उनको मिल जाता है। तो क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई। तो बसरा क्यों जाते हैं? कॉन्सुलेट जनरल के लिए वहां पे विजिट करते हैं क्योंकि उनका एक यूरोपियन मेल आने वाला था, इसीलिए। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, वहां पे 5 दिनों के लिए वेट करते हैं। और व्हाई क्यों करते हैं हमने बता दिया, क्योंकि देयर वाज एन एरर, देयर वाज अ टेक्निकल डिफिकल्टी एंड देयर वर सम पब्लिक हॉलिडेज वगैरह, जिसकी वजह से वो टेलीफोन कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। व्हाई डज ही गो टू बसरा, डन। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, 2, एंड थर्ड पार्ट इज व्हाई। तीनों पार्ट्स को हमने यहां पे आंसर कर लिया। रिमेंबर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आधा कार्यक्रम वहीं समाप्त हो जाएगा। 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ये वाई भूल जाता है कोई आदमी लिखना, कई बार भूल जाएंगे कि हाउ लॉन्ग डज यू वेट ओवर देयर, ये लिखना भूल जाएगा बच्चा, जिसकी वजह से आपको फैक्ट्स को मेंशन करने का समय नहीं मिलेगा और आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट, पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस। यहां पे प्राइमरीली ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाउ डज ही गेट द ऑटर पहला पार्ट है, डज ही लाइक इट ये दूसरा पार्ट है, और दूसरे पार्ट का ही एक्सटेंशन है। ऐसे कुछ वर्ड्स बताइए जो कि आपको बताते हैं कि उसे पसंद है कि नहीं है, जो भी आंसर है। आंसर, ही कैरीज हिज मेल टू हिज बेडरूम व्हेन ही गेट्स इट। देयर ही सीज 2 Arabs and a sack beside them which twists from time to time. The Arabs hand him a note from his friend which says that he has sent him an otter. ये अभी आधा क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट कर लिया। तो क्या है यहाँ पे अपने को मेन कीवर्ड्स क्या मिल रहे हैं? कैरीज हिज मेल टू द बेडरूम। तो यहाँ पे हमने इमेजरी क्रिएट करी, हमने डायरेक्टली अपने चैप्टर से एक लाइन उठाई और बताई कि भैया वो मेल को अपना कलेक्ट करता है और वो अपने रूम की तरफ जाता है। क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि जैसे ही वो रूम में जाता है 2 Arab people are waiting for him with a sack beside them, और उस sack के अंदर कुछ होता है। That's why it is twisting from time to time. तो sack के अंदर कुछ होता है। The Arabs hand him a note from his friend which says that he has sent him an otter. तो उसके मित्र ने ये ऑटर भेजा था, और ये पता कैसे चलता है? वो जो अरब नेशनलिटी के जो लोग होते हैं वो उसे एक नोट पकड़ाते हैं। फिर क्या होता है? यस, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का हम आंसर देना शुरू कर रहे हैं। यस, he does like it. It is evident from the term
ऑटर फिक्सेशन। अब ये एक ऐसा टर्म है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, कोटेशन मार्क्स के अंदर लगाया गया है। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ऑटर फिक्सेशन एक ऐसा टर्म यहां पे यूज किया गया है जिससे हमें पता चलेगा कि बहुत पसंद था, क्योंकि फिक्सेशन का मतलब ही होता है किसी चीज पे पूरी तरीके से फिक्स हो जाना, मतलब उस चीज के ऊपर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करते रहना। तो ऑटर फिक्सेशन हो रखा था हमारे ऑथर साहब को। तो ये वर्ड, ये की वर्ड है, इसको हमारे आंसर में इंक्लूड करना ही करना है। That he uses to express his feelings towards the author। ये खुद ही अपने जो मैक्सवेल साहब है, जो ऑथर है, वही ये वर्ड यूज करते हैं। तो उन्हीं के शब्दों में अगर बोला गया है तो उससे बेहतर क्या होगा। He feels that his strong attachment towards otters is a feeling which he shares with the people who have ever had an otter। और आखिरी में खत्म करते करते आंसर में ये बताया कि यार ये जो फीलिंग है ना ऑटर को पसंद करने वाली, ये फीलिंग सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, या फिर ये फीलिंग उन्हीं लोगों से कंपैरिजन में आ सकती है जो लोगों ने ऑटर को ही कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में पाला होगा अपने घर में। एंड विद दैट वी आर डन। तो हमने यहाँ पे की वर्ड बता दिया, हमने ये बता दिया कि भैया कैसे उन्हें ऑर्डर मिला, और हमने ये बता दिया कि हाँ भैया जब ऑर्डर मिला तो बहुत पसंद भी आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर। अब यहां पे अपन थोड़ा साइंटिफिक हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे साइंटिफिक नेम की बात करेंगे और एक हम जनरल जेनरिक नेम की बात करेंगे। आंसर, the otter belonged to a race that was unknown to science. It was named by zoologists as Lutrogale precipillata Maxwell और Maxwell's otter। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऑटर एक ऐसी रेस को बिलोंग करता था जो कि अननोन थी टू साइंस। मतलब इससे पहले ये जो प्रकार का ऑटर था, दिस स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑटर दैट हैज बीन फीचर्ड इन दिस चैप्टर, ऐसा ऑटर कभी भी नहीं देखा गया था बाय एनीवन इन दिस वर्ल्ड। तो वो अननोन था, इसीलिए इट वाज नेम्ड बाय ज़ूलॉजिस्ट्स। ज़ूलॉजिस्ट बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एज ल्यूट्रोगेल प्रेसिपिसिलाटा। ल्यूट्रोगेल प्रेसिपिसिलाटा। नाउ रिमेंबर, ये साइंटिफिक नाम है, इसको याद रखना जरूरी है, इसके ऊपर काफी मार्क्स डिपेंड करेंगे। ल्यूट्रोगेल प्रेसिपिसिलाटा, सिलाटा विद डबल ए। मैक्सवेल आगे जोड़ दिया, क्योंकि कौन व्यक्ति था जिसने इसको डिस्कवर किया था? मैक्सवेल। बाय द वे, मैक्सवेल साहब भी एक ऑटर एक्सपर्ट थे, एक ज़ूलॉजिस्ट थे इन हिज ओन राइट, और उसको जेनरिक तरीके से, मतलब कॉमन तरीके से बोला जाता था मैक्सवेल्स ऑटर। तो यहां पे हमने दो नामों को यहां स्पेसिफाई किया है, एक है साइंटिफिक नेम ल्यूट्रोगेल प्रेसिपिसिलाटा एंड दूसरा है मैक्सवेल्स ऑटर। ये दोनों नामों को हमें इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom? What did it do 2 days after that? Question number 5, what happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom? What did it do 2 days after? अब सबसे पहली चीज क्या है क्वेश्चन के बारे में, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। What happened to Maxwell when Maxwell took Mitchell to the bathroom पहला पार्ट है, what did it do 2 days after दूसरा पार्ट है। Answer, the otter goes wild with happiness in the water when Maxwell takes him to the bathroom. He starts jumping and rolling in the water. He goes up and down in the bathtub and makes enough splashes for a hippo. Now, अब यहां पे अपन आंसर को समझने की कोशिश करते हैं, the framework of the answer. The otter goes wild with happiness in the water when Maxwell takes him to the bathroom. तो of course हमें ये ऑलरेडी पता है कि ऑटर्स को क्या पसंद है? पानी बहुत पसंद है। तो वहां से कनेक्शन अपने सीधे सीधे बना लिया कि भैया जैसे ही जो पहली बार बाथरूम में लेके गया मैक्सवेल, वहां छपा छप करके एकदम एंजॉय कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं। ऐसा अपन भी कई बार करते हैं, बट एनीवे वी विल नॉट गो इनटू दैट एरिया। ही स्टार्ट्स जंपिंग एंड रोलिंग इन द वाटर। अब यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जंपिंग एंड रोलिंग जैसे वर्ब्स को यूज करें। द रीजन इज वेरी सिंपल, ये बताता है एक्साइटमेंट ऑफ द वाटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इमेजरी को बनाने के लिए ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज करें, बिकॉज यू ऑल नो व्हाट इमेजरी इज। Now it is time that you use that tool to your advantage. He goes up and down, तो rolling, jumping, up and down ऐसे करके बहुत सारे इन लोगों ने यहाँ पे adjectives और verbs वगैरह यूज कर लिए। In the bathtub and makes enough splashes for a hippo. अब यहाँ पे कंपैरिजन बना दिया हिप्पो के साथ, हिप्पोपोटामस के साथ। क्यों बना दिया हिप्पोपोटामस के साथ कंपैरिजन? Because hippos also love to spend time in water. Similarly, otters do so too. अब कंटिन्यू करते हैं इस आंसर को। आफ्टर 2 days, सेकेंड हाफ पे आ चुके हैं आंसर के। आफ्टर 2 days, it escaped to the bathroom from his bedroom. By the time Maxwell gets there, the otter is on the end of the bathtub. He fumbles at the taps with his paws and it turns the tap and some water comes out and in a moment, water comes out with full flow. अब यहां पे
इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे कुछ डिटेल्स है जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब 2 दिन बाद क्या होता है, वो बेडरूम से बाथरूम में अपने आप छोटी चुपे निकल लेता है, और जब तक मैक्सवेल साहब पहुंचते हैं बाथरूम तक, तब तक ऑटर अपना कार्यक्रम कर चुके होते हैं। वो अपने छोटे छोटे पॉज को यूज करके जैसे जैसे नल को यहां वहां मारता रहता है, तो समझ में आता है कि अच्छा नल को ऐसे खोलेंगे तो पानी आएगा, तो पहले धीरे पानी आता है और फिर और थोड़ा सा हाथ पांव मारता है तो और पानी फुल फ्लो में आने लगता है। तो मतलब यहां पे एकदम मजा आ गया ऑटर को। एंड रिमेंबर, ऑटर्स जो होते हैं ना, उनको कैसा पानी पसंद होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें स्टैग्नेंट वाटर पसंद नहीं है, उन्हें मूविंग या फ्लोइंग वाटर पसंद है। इसीलिए टैप का खुलना और उससे पानी निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ऑटर अपने ही आप फिगर आउट कर पाता है कि टैप को खोलना कैसे ताकि पानी निकल आए। इससे हमें क्या पता चलता है ऑटर के बारे में, दैट ऑटर्स आर इंटेलिजेंट क्रीचर्स। स्टे विद दिस फैक्टॉइड, क्योंकि ये वाला फैक्टॉइड फ्यूचर वाले आंसर्स में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर एज वेल। क्यों? क्योंकि जब ट्रैवल कर रहे थे ना तो बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह आए थे। इफ यू टू आर अ पेट ओनर देन यू नो कितने सारे चैलेंजेस हो सकते हैं व्हेन वी ट्रैवल विद आवर पेट। आई हैव अ डॉग, वी ऑल हैव अ डॉग, मतलब हमारी पूरी टीम के पास भी एक डॉग है, एंड वी नो द क्रेजी लॉजिस्टिक्स इट रिक्वायर्स टू मेक श्योर कि हमारे साथ वो कंफर्टेबली चल सके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लेट अस बिगिन विद द आंसर। मैक्सवेल फर्स्ट बुक्स अ फ्लाइट टू पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आइटिनरी को ध्यान रखना। ही फर्स्ट बुक्स अ फ्लाइट टू पेरिस एंड फ्रॉम देयर ही वुड गो टू लंदन। तो बसरा से निकल के पेरिस, पेरिस से निकल के लंदन, ये उनका प्लान था। द एयरलाइन सेज दैट मिज शुड ट्रैवल इन अ बॉक्स। द एयरलाइन सेज दैट मिज शुड ट्रैवल इन अ बॉक्स which must not be more than 18 inches square, and the box should be placed on the floor near Maxwell's feet. तो यहां पे क्वेश्चन था कि भैया किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया। आंसर में हमने कीवर्ड्स को यहां पे हाईलाइट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने ट्रैवल प्लान को देखा कि मैक्सवेल फर्स्ट बुक्स फ्लाइट फ्रॉम पेरिस एंड देन ही वुड गो टू लंदन। फिर एयरलाइंस ने किस टाइप के स्टिपुलेशंस, मतलब किस टाइप के कंडीशंस उस पे लगाए थे, इसकी बात की गई है कि भैया मिज को ट्रैवल करना है ना अगर, तो एक डिब्बे में करना पड़ेगा जो 18 स्क्वायर इंचेस का होना चाहिए, एंड द बॉक्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर नियर मैक्सवेल्स फीट। मतलब उसे कार्गो बे वगैरह में नहीं रखा जाएगा, उसे उसके पास में ही रखना पड़ेगा अपने ऑथर को। इतना इन्होंने बता दिया। द आंसर इज डन विथ, खत्म। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स? पिछले क्वेश्चन का एक तरीके से कंटिन्यूएशन है कि भैया बॉक्स में डाल दिया, फिर मिज ने क्या किया बॉक्स के साथ? आंसर, मिज ट्राइज टू एस्केप from the box because the metal sheet lining of the box was uncomfortable for him. When Mitch tries to escape, he tears the metal lining of the box and ends up hurting himself and starts to bleed. Unfortunate, I know. पर आंसर को आंसर की तरह ट्रीट करते हैं। Let the emotions cloud our judgment. तो Mitch tries to escape from the box because the metal lining sheet of the box was uncomfortable for him. तो जिस 18 स्क्वायर इंच के बॉक्स में उसे रखा गया था उसके अंदर एक मेटल लाइनिंग थी। अब मिज उससे निकलने की कोशिश कर रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स कोई भी एक इंटेलिजेंट क्रीचर, कोई भी क्रीचर को एस्केप करने का वो एक टेंडेंसी होती है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला किक इन कर जाता है। इसके साथ भी ऐसी कुछ हो रहा था। तो उसने इस मेटल लाइंड बॉक्स को निकलने की इससे कोशिश करी। जब उसने निकलने की कोशिश करी, ही टेयर्स द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, तो वो फाड़ देता है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दिस ट्विस्ट विद द मेटल लाइनिंग बॉक्स he hurts himself and starts to bleed. तो खून 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 हो जाता है। तो बड़ी दुख की बात है। तो क्या करने की कोशिश करी? भागने की कोशिश करी। उस भागने के दौरान चोट लग गई। क्यों चोट लग गई? क्योंकि मेटल शीट लाइनिंग थी उस बॉक्स में। खत्म। 3 मेन फैक्ट से पूरा आंसर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम जाएंगे पार्ट नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। और धीरे धीरे अभी तक जो हमने 7 क्वेश्चंस को ट्रीट किया है इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे वीडियो में, अभी आप उसी के साथ रहें। लेट इट सिंक इन। कोई भी डाउट्स वगैरह हो सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी नए वर्ड्स वगैरह हो या वोकैबुलरी से रिलेटेड तो प्लीज वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि पर्सनली वहां जाऊं और उन क्वेश्चंस का, उन क्वेरीज का मैं आंसर कर सकूं। सो सी यू इन पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 6 मिज बिल्ड द ऑटर के Q&A सेक्शन का। सी यू देयर। बाय बाय।